गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे हो ना? और पढ़ाई कैसे चल रही है? पढ़ाई भी अच्छे से चल रही है ना? वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप लोग घर में बैठकर भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग हमारा जो लेसन है चैप्टर नंबर 2 भारत एक खोज, कुछ अंश, ये इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोगों ने देखा कि जो जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने भारत का जो पास्ट था, पास्ट में भारत कैसा था, उसमें क्या खूबियां थी, क्या विशेषताएं थी, उनकी खोज करने की उन्होंने ठान लिया है। और वो उस खोज करने के लिए वो करना उन्होंने स्टार्ट भी किया है। तो चलिए देखते हैं कि नेहरू जी हमारे भारत का जो पास्ट है उसमें क्या क्या खोजते हैं। पेज नंबर 10 जो सेकेंड पैराग्राफ है वो हमारा चल रहा था। और आपको तो पता ही है कि हमारे क्लास का रूल क्या है। आप लोग, जब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी तब आप लोग जो है वो बुक अपनी सामने रखेंगे और जो मैं पढ़ रही हूँ उसके ऊपर आप लोग उंगली रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर करते हैं शुरुआत। मैं भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो के एक टीले पर खड़ा था। अभी हमारे नेहरू जी हमें क्या कह रहे हैं कि वो जो है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित जो उत्तर पश्चिम का जो विभाग है उसमें सिंधु घाटी जो है उसमें मोहनजोदड़ो के नाम का एक विभाग है या एक गांव जैसा है, उसके टीले पर वो खड़े थे। मेरे चारों तरफ उस प्राचीन नगर के घर और गलियां बिखरी थी और उनके चारों तरफ मोहनजोदड़ो नाम का जो एक शहर था, उस प्राचीन नगर था, उसकी घर और गलियां बिखरी हुई थी मतलब क्या? वो जो मोहनजोदड़ो है वो बहुत बहुत ज्यादा सालों पुराना एक शहर हुआ करता था सिंधु नदी के घाटियों पर। तो अभी उसके जब 1916 में जब रेल के लिए खुदाई होने लगी थी, लाहौर जाने के लिए जो एक रेल का रूट है वो निकलने लगा, वो उसके लिए खुदाई चल रही थी, तब ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, ये दो शहर जो है वो उसमें सामने आए। और उसके बाद उस जगह पर और जो है वो और खुदाई होने के बाद जो पूरा का पूरा शहर है वो हम सब भारत के लोगों के सामने आया। तो जिसका समय 5000 वर्ष से पहले बताया जाता है। और मैंने आप लोगों को जो बताया वैसे ही ये जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति जो थी उसमें ये जो है वो 5000 पुरानी बताई गई है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि वह एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित सभ्यता थी। और इतना ही नहीं, वहां पे ये भी कहा जाता है कि ये एक प्राचीन और पूर्णतः विकसित, पूरी तरह से डेवलपिंग वो शहर जो है वो सिटी जो है वो था। और उस डेवलपिंग वो सभ्यता थी, पूरी तरीके से वो जो शहर था वो डेवलप था सारी जगहों से। प्रोफेसर चाइल्ड ने लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है। और जो प्रोफेसर चाइल्ड थे उन्होंने क्या लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशेष पर्यावरण के साथ मानव जीवन के बेहतरीन समायोजन का आदर्श नमूना है। मतलब वो वहां पे जो हड़प्पा जो ये थी, वो वहां पे वो जो सिंधु नदी के घाटी में थी, तो वहां पे जो मानव रहते थे, जो लोग रहते थे, उनका और पर्यावरण का एक दूसरे के साथ समायोजन जो था, जो कोऑर्डिनेशन था, वो बहुत अच्छा था। जिसे वर्षों के धीरता पूर्ण प्रयास से ही हासिल किया जा सका होगा। और वो जो कोऑर्डिनेशन था वो इतना अच्छा था कि उसके पहले बहुत सारे वर्षों तक कड़ी से कड़ा प्रयास करने के बाद भी वो कोऑर्डिनेशन जो है वो जो हुआ वो कोऑर्डिनेशन हुआ होगा।
यह स्थायी रूप से टिका रहा। इसकी विशेषता है उसका ठेठ भारतीयपन। और ये जो संस्कृति थी, जो सिंधु नदी के घाटी पर जो सभ्यता थी, वो टिके रहने का कारण क्या बताया जाता है कि इसकी विशेषता है इसका ठेठ भारतीयपन। और इसकी विशेषता क्या है, वो सिंधु घाटी की सभ्यता की, उसका भारतीयपन, और यही आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार है। और वही जो स्थायी रूप से जो विषय उसका ठेठ भारतीयपन जो है, वही आधार था आधुनिक भारतीय सभ्यता का। यह विचार आश्चर्यचकित कर देता है कि कोई संस्कृति या सभ्यता इस प्रकार 5-6 हजार वर्ष या उससे भी कुछ अधिक समय तक निरंतर बनी रहे। और यह जो विचार है, ये जो थॉट है, वो बहुत हम लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। क्यों? क्योंकि कोई भी जो सभ्यता है वो 5-6 हजार वर्ष तक उसने वो जो है 5-6 हजार वर्ष तक वो जो सभ्यता है वो निरंतर बनी रही। और वह भी स्थिर अपरिवर्तनशील अर्थ में नहीं, क्योंकि भारत तो बराबर परिवर्तनशील और विकसित रहा है। और वो जो सभ्यता बनी रही, वो भी न बदलने के तरीके पर, मतलब वो जो सभ्यता थी वो कुछ अंशों तक भी नहीं बदली। और जो हमारा भारत है वो तो परिवर्तनशील है, वो तो डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए वो जो भारत है वो बदलता रहा, पर उसकी जो सभ्यता थी वो कभी नहीं बदली। फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से उसका बराबर निकट का संपर्क रहा है। और ये जो सिंधु नदी की घाटियां थी, उसका फारस, मिस्र, ग्रीस, चीन, अरब, मध्य एशिया और भूमध्य सागर के जो लोग थे, उनसे निकट का जो संपर्क है वो रहा है। यद्यपि भारत ने उन्हें प्रभावित किया, और ये जो सारे के सारे देश थे उनको भारत ने प्रभावित किया, उन्हें इंस्पायर किया। प्रभावित किया मतलब क्या? उन्हें इंस्पायर किया, और स्वयं भी उनसे प्रभावित हुआ। और ये जो भारत है उन देशों को भी उसने प्रभावित किया, और उनसे भी वो प्रभावित हुआ, स्वयं से भी वो प्रभावित हुआ। और वो यही जो हमारा भारत देश है वो स्वयं से भी प्रभावित हुआ, और उन्होंने बाकी सारे देशों को भी प्रभावित किया। फिर भी उसका सांस्कृतिक आधार इतना मजबूत था कि वह हिला नहीं। और इतना सब होने के बावजूद भी वो संस्कृति को इतने वर्ष होने के बावजूद भी वो सांस्कृतिक आधार उस भारत का इतना मजबूत था कि वो बिल्कुल भी हिला नहीं। इस मजबूती का क्या रहस्य है? और इस मजबूती ये जो हमारा जो सांस्कृतिक आधार है, ये जो अभी तक मजबूत है, इसका क्या रहस्य है? इसने आखिर कहाँ से पाई? और ये जो सांस्कृतिक मजबूती है वो हमारे भारत ने कहाँ से पाई? मैंने पुराने स्मारकों और भग्नावशेषों को और पुरानी मूर्तियों और भित्ति चित्रों को देखा। जो हमारे जवाहरलाल नेहरू है वो क्या कहते हैं? उन्होंने पुराने स्मारकों, जो पुराने स्टैच्यूज होते हैं, जो स्मारक होते हैं, उनको भग्नावशेष मतलब क्या? भवनों के अवशेष को उन्होंने देखा, और पुरानी मूर्तियां और भित्ति चित्र को भी देखा। और इतना ही नहीं, उन्होंने जो पुरानी वॉल पेंटिंग्स है उनको देखा, और जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको भी देखा। मेरे अध्ययन की पृष्ठभूमि के साथ इन यात्राओं और दौरों ने मिलकर मुझे अतीत में देखने की अंतर्दृष्टि दी। और ये सब जो मैंने स्टडी किया, ये सब जब मैंने जानने की कोशिश की, तब मेरा जो अतीत था, हमारे भारत का जो अतीत था, उसमें
उसमें देखने की जो अंतर्दृष्टि है, मतलब जो मुझे ये सब देखने के बाद मैं खुद से या हमारे भारत की सांस्कृतिक विविधता से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे खुद ही जो हमारा पास्ट था उसमें झांकने की अंतर्दृष्टि दी कि ये सब कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा और क्या क्या हो चुका होगा, ये सब मुझे अभी भी जानना है। मेरे मन में भारत की जो तस्वीर थी उसमें धीरे धीरे सच्चाई का बोध घर करने लगा, और जो मेरे मन में, मतलब जो नेहरू जी के मन में एक भारत को लेकर एक तस्वीर थी, एक पिक्चर था कि हमारा पुराना भारत ऐसा होगा, उसमें ये विविधता होगी या ये चीजें होगी, ये जो सारे मैंने अभी तक सिर्फ सोचा था, ये सब देखकर, हमारे भारत का पास्ट देखकर मुझे इस बात पर यकीन आने लगा कि नहीं, ये सब होगा ही, ये जो है वो सच्चाई है। अक्सर जब मैं एक के बाद एक सभा में जाता तो श्रोताओं से मैं अपने इस देश की चर्चा करता, और जब हमारे जो नेहरू जी है वो किसी सभा में जाते तो वो हमारे देश के बारे में उन श्रोताओं से, मतलब जो लिसनर थे, जो उनका भाषण सुनने आए थे, उनसे भारत देश के विषय पर चर्चा करते। जैसे ही मैं किसी सभा में पहुंचता था, मेरे स्वागत में अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था, और जैसे ही हमारे जो नेहरू जी है वो किसी भी सभा में पहुंचते थे, तब उनके स्वागत में, उनके वेलकम के लिए अनेक कंठों का स्वर गूंज उठता था। जो अनेक लोग थे वो अपने मुंह से बोलते थे, उनके स्वर में बोलते थे, भारत माता की जय। क्या बोलते थे वो? भारत माता की जय। मैं उनसे अचानक प्रश्न कर देता, और ये भारत माता की जो गूंज है वो सुनने के बाद हमारे जो नेहरू जी है वो उनसे अचानक एक प्रश्न पूछते कि इस पुकार से उनका क्या आशय है, कि ये जो पुकार उन्होंने अभी पुकारी, उस पुकार से उनका आशय क्या है, उनका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है। यह भारत माता कौन है, और ये जो आप कहते हैं भारत माता की जय, तो ये जो भारत माता है वो भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं, और वो जो भारत माता है वो कौन है वो भारत माता जिसकी वो जय चाहते हैं, मतलब ये जो लोग हैं वो जिसकी जय चाहते हैं, वो भारत माता आखिर कौन है। मेरे प्रश्न उन्हें मनोरंजक लगता और चकित करता, और ये सब प्रश्न जब हमारे नेहरू जी पूछते उन लोगों से, तो उनको इस प्रश्न से वो उनका मनोरंजन भी होता था, मतलब वो सोचने पर मजबूर भी हो जाते थे और वो चकित भी हो जाते थे, उनको आश्चर्य भी लगता था। उनकी ठीक ठाक समझ में नहीं आता कि वे मुझे क्या जवाब दे, और वो ये जब क्वेश्चन हमारे नेहरू जी पूछते थे तब उनको यही समझ में नहीं आता था कि इस क्वेश्चन का आंसर वो लोग नेहरू जी को क्या दे, कि क्या है भारत माता और किसकी जय ये कह रहे हैं। और तब वे एक दूसरे की ओर और फिर मेरी ओर ताकने लगते, और जब उनको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था तब वो क्या करते थे, तब वो नेहरू जी की तरफ देखने लगते या एक दूसरे को ताकने लगते। ताकना मतलब क्या? देखना, मतलब वो एक तो नेहरू जी की ओर देखते रहते थे या एक दूसरे की तरफ वो देखते रहते थे। मैं बार बार सवाल करता जाता, और फिर जो हमारे नेहरू जी है वो बार बार ये क्वेश्चन जो है वो पूछते रहते। आखिर एक हट्टा कट्टा जाट, फाइनली एक जो हट्टा कट्टा जाट था, जिसका न जाने कितनी पीढ़ियों से मिट्टी से अटूट नाता था, और वो जो जाट था उसका जाने कितनी पीढ़ियां जो है उसका इस मिट्टी से नाता था, हमारी भारत की जो मिट्टी है उनसे नाता था। जवाब में कहता है कि यह भारत माता हमारी धरती है, और वो जो जाट है उन्होंने उठकर जवाब दिया कि ये भारत माता कौन है, ये भारत माता हमारी धरती है, ये जो धरती है वो हमारी भारत माता है, भारत की प्यारी मिट्टी है, ये जो हमारी भारत की प्यारी मिट्टी है वो हमारी भारत माता है।
मैं फिर सवाल करता, और उसके बाद ये आंसर आने के बाद हमारे नेहरू जी फिर से उनको क्रॉस क्वेश्चन पूछते कि कौन सी मिट्टी। उन्होंने क्या बोला कि ये जो भारत माता है वो भारत माता कौन है, हमारे भारत की मिट्टी। तो उन्होंने, जो हमारे नेहरू जी है, उन्होंने क्या क्रॉस क्वेश्चन पूछा कि कौन सी मिट्टी है, उनके अपने गांव के टुकड़े की। कौन सी मिट्टी है, उनके अपने गांव की टुकड़े की, या जिले और राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर जो जिला है उनका वो जिले की या राज्य के तमाम टुकड़ों की, या फिर पूरे भारत की मिट्टी, या फिर पूरे भारत की मिट्टी। कौन सी एग्जैक्टली आपको कौन सी मिट्टी के बारे में आप जो है वो बात कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर का यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब तक वे प्रयत्न करते रहते, और ये जो क्वेश्चन आंसर का जो सिलसिला है वो तब तक चलता रहता जब तक सामने वाला जो है वो आंसर देते रहता। और आखिर कहते कि भारत वह सब कुछ तो है ही, सब कुछ तो है ही जो उन्होंने सोच रखा है। और आखिर में वो क्या आंसर देते कि भारत वो सब कुछ है जो आप लोग और हम लोग सोच रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत कुछ है। और जितना भारत हम लोग सोच रहे हैं, हम सब सोच रहे हैं, उतना ही भारत सीमित नहीं है। तो उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा भी अंश है हमारे देश का जो अब तक प्रकाश में नहीं आया है, या जो अब तक हम लोगों को पता नहीं है। भारत के पहाड़ और नदियां, जंगल और फैले हुए खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं। और भारत क्या है, तो भारत है भारत के पहाड़ और नदियां, ये जो भारत में पहाड़ है, जो नदियां है, वो जंगल और फैले हुए खेत, यहाँ पे भारत में जो जंगल है, जो फैले हुए खेत है, वो जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं। और ऐसे खेत जो हमारे लिए खाना मुहैया करते हैं। मुहैया मतलब क्या, इकट्ठा करते हैं। मुहैया मतलब क्या, इकट्ठा। मुहैया मतलब जो हमारे लिए खाना जो है वो इकट्ठा करते हैं, वो सब, ये सब जो है वो सब है हमारा भारत देश। सब हमें प्रिय है, और ये सब जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई वो सब हमें प्रिय है। लेकिन चीज का सबसे अधिक महत्व है, वह है भारत की जनता। पर ये सब होने के बावजूद भी जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्व हमें है वो है भारत की जनता, और वो है भारत की जो हमारी जनता है, वो उनके और मेरे जैसे तमाम लोग, और वो सारे जनता वो लोग और हम सब, वे सब लोग जो इस विशाल धरती पर चारों ओर फैले हैं, और वो भी सारे लोग जो इस विशाल धरती पर चारों जगह पर फैले हुए हैं, या चारों जगह पर वो रहते हैं। भारत माता मूल रूप से यही लाखों लोग हैं। और भारत माता का मूल रूप कौन सा है, तो यही सारे लोग जो है वो। और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। और यही लोगों की जय हम लोग जब बोलते हैं तो उसी का अर्थ है कि उन लोगों की ही जय, और उन लोगों की जय, और उसकी जय का अर्थ है इसी जनता जनार्दन की जय। और उनकी ही जय मतलब भारत माता की जब जय, हम लोग जय ये शब्द बोलते हैं तो उस जय का अर्थ है जनता जनार्दन की जय। जनता जनार्दन मतलब कौन, जनार्दन। जनार्दन मतलब कौन, जो जनार्दन मतलब सभ्य मनुष्य। जनार्दन मतलब सभ्य मनुष्य। सभ्य मनुष्य मतलब हम लोग जब जय ये बोलते हैं तो वो जय मतलब किसके लिए जय बोलते हैं, इसी जनता जनार्दन के लिए, इसी सभ्य मनुष्य के लिए हम लोग कहते हैं जय। इन्हीं की जय हम लोग कहते हैं। मैंने उनसे कहा कि तुम भारत माता के हिस्से हो। और फिर जो हमारे नेहरू जी है उन्होंने क्या कहा कि तुम भी भारत माता के
हिस्से हो। एक तरह से तुम खुद ही भारत माता हो। अगर एक तरीके से हम लोग सोचे तो तुम खुद ही भारत माता हो। जैसे जैसे यह विचार धीरे धीरे उनके दिमाग में बैठता था और जैसे जैसे धीरे धीरे करके ये जो विचार है वो उनके दिमाग में बैठता जाता, उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली हो। और जैसे जैसे ये जो विचार है, ये जो थॉट है उनके दिमाग में पक्का बैठ जाता, वैसे वैसे उनके आंखों में चमक आने लगती और वैसे उनके आंखों में इस तरीके से चमक आती मानो उन्होंने कोई नई खोज जो है वो की है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? वेरी गुड। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, भारत एक खोज कुछ अंश, ये खत्म हुआ है। पर आपको ये खत्म होने के बाद मैंने आप लोगों को कुछ चित्र और कुछ मोहनदोजड़ो और हड़प्पा जो हमारी ये थी संस्कृति थी उसके बारे में कुछ जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने दी है। ये देखो पेज नंबर 9 पर आप लोगों को ये चित्र जो दिख रहा है वो कुछ अवशेष है हमारे हड़प्पा जो सिंधु नदी के यहाँ पे जो ये थी, सिंधु नदी के सामने जो मोहनदोजड़ो था उसकी ये एक प्रतिकृति है कि शायद ऐसे कुछ वो उनकी नगर रचना जो है वो हो सकती है, ऐसा कुछ उनकी नगर का रचना हो सकती थी और ऐसे कुछ अवशेष, ऐसे पूरा का पूरा गांव उनके वहां पे हम लोगों को मिला है। ठीक है, चलो फिर हम लोग वो उन सब बारे में, मतलब मोहनदोजड़ो के बारे में और हमारी जो हड़प्पा संस्कृति है उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं। आज हम लोगों ने भारत एक खोज कुछ अंश, ये जो चैप्टर 2 है इसमें जो सिंधु घाटी के किनारे मोहनदोजड़ो और हड़प्पा ये जो 2 संस्कृतियाँ थी इसके बारे में पढ़ा, इसके बारे में जानकारी हासिल की। आप लोगों को ये जो ग्रीन कलर का पूरा दिख रहा है वो पूरा का पूरा वो जो सिंधु घाटी के पास में ये जो मोहनदोजड़ो है उसका एक पूरा नक्शा हम लोगों को पता चलता है कि ये जो ग्रीन है वो पूरा इतना सारा जो एरिया है वो उतना सारा एरिया उन्होंने कोलैप्स करके रखा था। इतना बड़ा वो हड़प्पा और वो जो मोहनदोजड़ो ये जो 2 संस्कृतियाँ थी वो थी। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर ये जो मोहनजोदारो के जो चित्र दिख रहा है वो है इस शहर की नगर रचना। जो मोहनदोजड़ो का मतलब है उसका मतलब है मुर्दों का टीला। दक्षिण एशिया में बसे इस शहर को सबसे पुराना शहर माना जाता है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सिंध में 2600 BC के आसपास इसका निर्माण हुआ था, ऐसा माना जाता है। ये जो क्षेत्र था मोहनदोजड़ो ये 200 हेक्टेयर क्षेत्र था और ये जो शहर 200 हेक्टेयर क्षेत्र था ऐसा माना जाता है। और आप लोगों को ये जो चित्र दिख रहा है वो इतना बड़ा था और इतना ही नहीं, उसकी नगर की रचना जो है वो आप लोगों को यहाँ पे स्पष्ट दिख रही होगी। ये है और ये है हड़प्पा संस्कृति जो सिंधु नदी के किनारे थी। तो आप लोगों को चित्र से ही मालूम पड़ रहा है कि वो कितनी आधुनिक तरीके से उसका आधुनिक तरीके से निर्माण किया गया होगा। ये हड़प्पा संस्कृति 1921 में जब जॉन मार्शल भारत के पुरातात्विक विभाग के निर्देशक थे तब दयाराम साहनी जी ने इस जगह पर सर्वप्रथम खुदाई का कार्य करवाया था। आप लोगों को देखो ये जो है वो सिंधु संस्कृति की जो एक कुछ चित्र मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो ये एक चित्र है, ये देखो यहाँ पे जो खुदाई हुई थी, खुदाई में ये सब ऐसे जो कॉइन्स थे, हम लोग कॉइन्स बोल सकते हैं, ये कॉइन्स वहाँ पे पाए गए। इतना ही नहीं तो ये चित्र भी कुछ है, वो मूर्तियाँ जो है वो मूर्तियाँ यहाँ पे पाई गई। यहाँ पे ऐसा सब कुछ जो है वो खुदाई के दौरान हम लोगों को पाया गया।
तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, भारत की खोज कुछ अंश। यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखने वाले हैं। बाय।